गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ और एक क्लास हमने ऑलरेडी अटेंड कर लिया है। आज ये हमारा दूसरा क्लास होने वाला है। पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो देख लिया था। और क्या देख लिया था, तो कुछ सिंबल्स देखे थे हम लोगों ने, कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के सिंबल्स देखे थे। आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं तो उसमें बेसिकली कवर करेंगे आज के टॉपिक्स में तो वो टॉपिक्स होने वाले हैं। पहला, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तीसरा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चौथा, ओम्स। ओम्स को भी हम लोग इसी में देखेंगे, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस। ये 5 टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ऑलरेडी चार्ज के बारे में बात किया था। चार्ज क्या होते हैं, कितने टाइप के चार्ज होते हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो ऐसा होता है, माना गया है एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कुछ होता नहीं है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा माना गया है इलेक्ट्रिक फील्ड केस में कि जब चार्ज होते हैं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव चार्ज हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, तो अपने थ्रू कुछ लाइंस निकालते हैं, लाइंस जनरेट करते हैं। मीन्स अगर एक चार्ज है जो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, तो अपने थ्रू एक इमेजिनरी, ये लाइंस जो मैं शो कर रहा हूँ, ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करते हैं रियल में, बट हम लोग नहीं इसको एक माना है, एज्यूम क्या है कि प्लस चार्ज क्या करता है, तो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करता है। और ये फील्ड लाइंस क्या करते हैं, तो प्लस से होकर माइनस पे जाके खत्म होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं और जाके नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड वो एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड वो एरिया है जहां तक उस चार्ज का फोर्स को हम लोग एक्सपीरियंस कर सके, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया अराउंड द चार्ज अप टू विच इस फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। इस चार्ज का फोर्स को हम लोग एक्सपीरियंस कर सके। तो फोर्स कैसे एक्सपीरियंस होगा, तो फोर्स तभी एक्सपीरियंस होगा जब उस चार्ज के बगल में कोई दूसरा चार्ज है। तो कितने रीजन तक हम दूसरा चार्ज लेके आए कि इन दोनों के बीच में फोर्स एक्सपीरियंस हो सके, उस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, वो रीजन को कहेंगे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द बेसिकली द इमेजिनरी लाइंस, इनका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। सो we will start with the definition of electric field. So what are the electric fields? So electric field is the region around a charge up to which its force can be experienced. force can be experienced
और ये फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा? ऑब्वियसली उसके दूसरा चार्ज होना चाहिए, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन or is the area around a charge up to which the force of this given charge can be experienced, and this region is called the electric field of the given charge. So if I have a positive charge so this is going to emit the electric field lines in all the directions, and if a charge can be placed in between the regions, suppose I am placing a test charge q naught, so there is a force there is a force of interaction between this charge and this charge, and this force is called the Coulomb force. This force is called Coulomb force. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो किसी भी चार्ज के अराउंड का वो रीजन जहाँ तक दूसरा चार्ज है उसके रीजन में आ जाए तो दोनों के बीच में फोर्स लगना शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू अनदर टॉपिक, एंड द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Basically electric field lines हैं क्या? So we can define the electric field lines as these are the virtual lines or imaginary lines such that the tangent drawn on electric field line gives the direction of electric field. So basically what are the electric field lines? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होते हैं, वो इमेजिनरी लाइंस हैं। सपोज करो कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो अब हमको पता करना है कि इस पॉइंट पे फोर्स किधर लग रहा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो द टेंजेंट ड्रॉन ऑन दैट पॉइंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग एट दिस पॉइंट। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो जब कभी भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हम उस पॉइंट पे फोर्स, उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल। Suppose I have a thread and with this thread a stone is tied. हमने क्या किया, एक छोटा सा धागा लिया, उस धागा में मैंने एक रस्सी बांध दिया और नाउ मैं इसको क्या कर रहा हूँ, गोल गोल घुमा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूँ। फाइन। नाउ इफ द थ्रेड इज ब्रोकन एट दिस पॉइंट, यहाँ पे धागा टूट गया, यहाँ पे धागा टूट गया, समझिए टूट गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्टोन है वो डाउनवर्ड जाएगा या इधर जाएगा या ऊपर जाएगा, किधर जाएगा? टूटने को उस पॉइंट पे किधर जाएगा, वहाँ टूटेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो हमको पता करना होगा कि उस पॉइंट पे इस पे फोर्स किधर लग रहा था। तो फोर्स किस निकालेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। Now the tangent drawn at that point will give the direction of force acting at that point. Similarly, the tangent drawn at this point will give the direction of electric field at that point. Or basically, we can say that the force acting at that point if that is going to be a positive charge. So similarly, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग फोर्स निकाले, वैसे यहाँ पे हम फोर्स निकालें। तो बेसिकली टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब यही होता है। So इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस है जिस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है।
जिसको क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक, अब लेट्स सी सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दिस बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम सबसे देख लेते हैं। ठीक है, क्या नहीं देखेंगे, एक तो प्रॉपर्टी देखेंगे। क्योंकि यही प्रॉपर्टी हमको आगे चल के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में देखनी है, इसलिए मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बता देता हूँ। सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? तो पहला पॉइंट, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम देख रहे थे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से पहला है द स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होते हैं प्लस चार्ज से और माइनस चार्ज पे आके खत्म हो जाते हैं। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दिखाना हो, तो अगर ये प्लस है ये माइनस है चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं किसके, प्लस और माइनस के बीच। ये डायरेक्शन हो गया कि प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। ठीक है, second point, they are closed curves. See, they are not closed, they are continuous curves. तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे जाएगा, उसके बीच में कहीं गायब नहीं हो जाएगा। मतलब ये प्लस स्टार्ट हुआ, बीच में ब्रेक कर गया, फिर वहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर ब्रेक कर गया, ऐसा नहीं होता है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा क्या होगा, तो प्लस से स्टार्ट होगा, माइनस पे आके खत्म होगा, उसके बीच में कहीं ब्रेकेज नहीं होगा, कहीं पे ब्रोकन नहीं होगा। तो दे आर कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives the direction of electric field at that point, जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सो हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर दिस सिचुएशन, देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सीधे जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सीधे जा रहा है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर दे रहा है ना। अगर ये सिचुएशन है तो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा, तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गया। बट सेम मैनर में हम यहाँ पे भी तो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट है और एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हमको मिलने वाला है। सो क्या ये पॉसिबल है? क्या एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो सकता है? सो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्या कोई एक पर्सन एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन में जा सकता है, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है? नहीं पॉसिबल है। तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। सो दैट इज व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक, एक और देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज electric field lines, the density of electric field line
gives the strength of my electric field in the given region. तो हम लोग क्या देखते हैं, कोई रीजन देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गया उस रीजन में, और एक कोई दूसरा रीजन देखते हैं, ये वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गया. Now what we can see that in the first region the electric field lines are closely spaced, while in the second region the electric field lines are far away, एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर पे है. Now in this case if they are closely spaced we can say that the electric field is strong, the electric field intensity is strong compared to this region. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी कितना क्लोजली स्पेस्ड है, दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन रीजन. ठीक. सो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज एंड these properties are going to be used in the higher classes also and even in the next chapter, that is magnetism. Okay, now let's move to the next topic. So आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे. हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो व्हाट इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हम लोग का कॉमन सेंस हम लोग का क्या कहता है, जब भी हम घर की बात करते हैं तो हम लोग घरों में वोल्टेज या करंट, हम दोनों की सेम ही मान के चलते हैं कि वोल्टेज ही करंट है, करंट ही वोल्टेज है. घर पे लाइट डिम है, अचानक से लाइट ज़्यादा हो गया, बल्ब का इंटेंसिटी ज़्यादा हो गया, तो हम क्या बोलते हैं वोल्टेज बढ़ गया. लेकिन वोल्टेज बढ़ने से क्या हुआ कि बल्ब ज़्यादा तेज ग्लो करना शुरू कर दिया. एक्चुअली में वोल्टेज ने क्या किया, तो वोल्टेज करंट नहीं है, करंट वोल्टेज दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं. तो बेसिकली हम लोग वोल्टेज दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल. पोटेंशियल होता क्या वो हमको जानना है, एंड देन वी विल कम टू नो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. ठीक है, फिर हम लोग समझेंगे करंट क्या होता है ना. सो बेसिकली वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज, पहले हम समझते हैं इसको, एक पॉजिटिव चार्ज है. ठीक, इस पॉजिटिव चार्ज के पास हम एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं. दिस टेस्ट चार्ज इज आल्सो पॉजिटिव. अगर इस चार्ज के पास अगर हम इस टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा. तो फोर्स इज गिवन बाय कूलम्ब लॉ व्हिच इज गिवन एज 1/4πε0 इनटू q1 इनटू, अब इसको q मानते हैं, q1 इनटू q2 बाय डिस्टेंस है r². अगर दो चार्ज है तो दो चार्ज के बीच ये कूलम्ब लॉ के हेल्प से ये फोर्स लग रहा है इनके बीच. ये कूलम्ब लॉ हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखना, आगे के क्लासेस में देखने हैं. सो ये फोर्स है दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स. नाउ अगर इस चार्ज को हम लोग फिक्स्ड कर दें और इस चार्ज को इसके पास लेके आए तो क्या इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा. तो बिल्कुल दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होता है. तो ये एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं. अगर ये एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं उस केस में क्या होगा. तो हम लोगों ने देखा था वर्क का इक्वल क्या होता है, वर्क का इक्वल होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ इफ आई वांट टू मूव दिस टेस्ट चार्ज closer to this given charge, I have to apply some force, and by applying some force I have to also cover some distance. So अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इसके पास मूव करना चाहता हूँ तो मुझको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. एंड दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द गिवन चार्ज एट द गिवन पॉइंट. ठीक है. सो व्हाट इज बेसिकली पोटेंशियल. तो पोटेंशियल डिटरमाइन करता है कि चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, कितने फोर्स से चार्ज
मूव कर रहा है। बेसिकली यही बताया था पोटेंशियल। जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा चार्जेस पे फोर्स लगेगा और उतना रैपिडली चार्ज मूव करेंगे। दैट इज वाई देखते हैं कि जब वोल्टेज बढ़ता है तो हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रैपिडली काम करना शुरू करता है, ज़्यादा पावर देना शुरू करता है, क्योंकि ज़्यादा चार्ज मूव करने शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली पोटेंशियल बताता क्या है, तो पोटेंशियल बताता है कि चार्ज कितना इजीली फ्लो करने वाला है, कितना ज़्यादा फ्लो करने वाला है। सो बेसिकली व्हाट वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। सो द पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड the work done, the amount of work done इसके लिए हम एक अलग से इसको डिफाइन किया गया है कहाँ से कहाँ तक लाने के लिए। सो लेट अस वी हैव अ टेस्ट चार्ज विच इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे है, और इस टेस्ट चार्ज को हम लोग मूव कराते हम लोग एक गिवन पॉइंट पी पे लेके आ रहे हैं, और ये पी पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, तो आर डिस्टेंस पे है। सो हाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी to a given point. Against electrostatic force of repulsion. एक बेसिक हम लोग डिफरेंशियल लिख सकते हैं, किसी भी चार्ज का, ये ध्यान देना है, पोटेंशियल किसका होता है, पोटेंशियल किसी चार्ज का होगा। तो किसी भी चार्ज का किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या कहा जाता है, तो एक यूनिट चार्ज ले लो और ये यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लेते गिवन पॉइंट पे लेके आओ। तो क्योंकि ये इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगा होगा, जैसे जैसे चार्ज को हम लोग नजदीक लेते आना शुरू करेंगे इस चार्ज पे फोर्स लगना बढ़ते जाएगा, और फोर्स लगना बढ़ते जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, और ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इस यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लेके आने के लिए जो हम अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ द गिवन चार्ज एट द गिवन पॉइंट। तो पोटेंशियल ऑफ द गिवन चार्ज एट द गिवन पॉइंट, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज V, and V is the work done per unit charge. The work done per unit charge is called the electric potential. If we are going to talk about the SI unit, so SI unit with electric potential can be defined as amount of work done to bring the charge from infinity by charge. So work done per unit charge is called the electric potential, and the SI unit W by Q naught, W work done कैसा यूनिट, yes जूल, चार्ज कैसा यूनिट, कूलम, तो जूल पर कूलम is the SI unit, which is also called the volt. So what is the electric potential? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन है इन्फिनिटी से किसी गिवन चार्ज को गिवन पॉइंट तक लेके आने के लिए, और इसका SI यूनिट क्या होता है, तो जूल पर कूलम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में वोल्ट। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। द टॉपिक इज, या वन मोर थिंग, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर नहीं है, ये क्या है, तो ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या करते हैं, एक चार्ज ले लेते हैं हम लोग Q, और एक पॉइंट लेते हैं A, और एक पॉइंट लेते हैं B, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो एक टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेके जाते हैं। नाउ इस चार्ज का इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। सो इफ द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज Q at point B is VB and potential of charge Q at point A is VA, so we can say that potential at B, and this is potential at A. So if this is the potential at point B and this is the potential at point A, so we can say that the potential difference which is also denoted by B, which is equal to VB minus VA. That can be also written as also basically simply we can say delta V, इसको जनरल में जो हम बोलते हैं delta V equal to VB minus VA। तो बेसिकली हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्यों हम लोग निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मतलब होता है। तो जब भी चार्ज मूव करता है तो इन्फिनिटी से तो नहीं आ रहा है, तो किसी गिवन पॉइंट से किसी गिवन पॉइंट तक ले जाना होता है। जब हमारे वायर्स में करंट फ्लो करता है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा होता है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए क्या चाहिए होता है, दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं रहेगा, अगर वोल्टेज का पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं रहेगा तो चार्ज मूव नहीं करेगा। तो उस डिफरेंस को मेंटेन किया जाता है, जो वोल्टेज के हेल्प से उसको डिफरेंस को मेंटेन किया जाता है। तो वो VB माइनस VA, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, to move a test charge from one point to another point. It's called electric potential difference. So किसी भी टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हमको करना पड़ेगा, उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कैन आल्सो बी रिटन एज V simply, that is equal to VB minus VA, and if you are talking about SI unit, so SI यूनिट क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये डिफरेंस है पोटेंशियल का, और पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है। तो इसका SI यूनिट क्या होगा, इसका SI यूनिट भी वोल्ट होगा, ठीक है। तो दैट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू वोल्ट, ठीक है। तो बेसिकली पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल वो फैक्टर है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो चार्ज को मूव कराने का काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का काम करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से क्या होता है, तो चार्जेस पर फोर्स लगते हैं, और उसी चार्ज पे फोर्स लगने के बाद चार्ज मूव करते हैं। तो चार्ज को मूव करने के लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। वो कैसे डेवलप होगा, तो पोटेंशियल से डेवलप होगा। और जब ये चार्ज मूव करना शुरू कर देंगे तो हम क्या कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। तो बेसिकली चार्ज फ्लो को करंट कहते हैं, और चार्ज फ्लो क्यों करेगा, तो बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक। द टॉपिक इज कॉल्ड ओम्स लॉ। सो व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को हमको देखना है, ठीक है। सो
ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? तो बेसिकली ओम्स लॉ क्या कहता है? तो ओम्स लॉ बात करता है ये क्या है? तो ये बैटरी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, ये एक की है, ठीक है, ये ऑफ की स्टेट में है। ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर्स में क्या होते हैं? तो कंडक्टर्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। So there are numerous free electrons inside the conductors. So what basically Ohm's law states? Now ये करंट कब मूव, ये चार्ज कब मूव करेगा? तो ये चार्ज तब मूव करेगा जब हम इस स्विच को, इस की को ऑन करें। जब की को ऑन किए तो क्या होगा? ये प्लस है तो प्लस टर्मिनल से ये टर्मिनल जुड़ा होगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये माइनस से जुड़ा हुआ तो ये हो जाएगा नेगेटिव। कंडक्टर का एक एंड हो गया पॉजिटिव और एक एंड हो गया नेगेटिव। अब जैसे ही एक प्लस और माइनस हुआ, ये बैटरी था जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम कर रहा था। जैसे ही एक प्लस और माइनस हुआ तो अब इन दोनों एंड के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब अगर इसका पोटेंशियल भी है तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो भी हो जाएगा। और भी होगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है तो क्या करेगा? ये मूव करना शुरू कर देंगे। तो किधर मूव करेंगे? तो फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। सो the electrons will start to move from negative into the positive end, and this is the direction of movement of electrons, but the direction of conventional current is taken as opposite to the movement of electrons. तो जिधर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं उसके अपोजिट में हमेशा करंट फ्लो करेगा। तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? तो प्लस से माइनस, वेयर एज इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस। तो जब कभी भी किसी भी कंडक्टर के अराउंड अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो कंडक्टर्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करते हैं, और जब ये मूव करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो करता है, और ओम्स लॉ इस करंट और वोल्टेज के बीच के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। तो बेसिकली क्या है ओम्स लॉ? सो ओम्स लॉ कैन बी रिटन एज इफ ऑल द फिजिकल कंडीशन, if all the physical condition of a conductor remains the same, the current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied. Potential difference applied across the ends of conductor. तो क्या कह रहा है? अगर इस कंडक्टर के सारे फिजिकल कंडीशन को सेम रखें, फिजिकल कंडीशन को सेम रखें मतलब क्या क्या सेम होना चाहिए? इसका लेंथ सेम होना चाहिए, इसका एरिया ऑफ सेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अगर इस सारे फिजिकल कंडीशन को सेम रखें तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है? तो इसका स्टेटमेंट हो रहा है करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, कितना इस सर्किट के थ्रू करंट पास करेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो पोटेंशियल डिफरेंस के। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दैट इज I इज प्रोपोर्शनल टू V। यही हमारा बेसिक डिफरेंशियल है किसका? तो ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी सर्किट में उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। इसको हम बोलते हैं I प्रोपोर्शनल टू V, और वी कैन से दैट I इज इक्वल टू अ कांस्टेंट K इनटू V,
I can be called a constant k into v, और v by I is a constant value. v by I is a constant value k. ठीक है, I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इंटू वी लिख लेते हैं, ठीक है, और v बाई आई इज अगेन 1 बाई के आ जाएगा अगर हम इसको सही से देखें, एंड दिस 1 बाई के टर्म इज नोन एज आर, और v बाई आई इज इक्वल टू आर. द रेशियो v बाई आई इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज नोन एज आर, और v इक्वल टू आई आर. That is basically the Ohm's law, that is equal to V equal to I into R, where R is a constant value, and this constant value R is called the resistance of the conductor. ठीक है, तो Ohm's law is I proportional to V, or I equal to K into V, that V by I can be written as 1 by K, and that 1 by K term is known as R, और R को बोलते हैं रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, तो ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. रेजिस्टेंस मतलब क्या है, तो रेजिस्टेंस हमारा है कि ये एक तरह से बोल सकते हैं हिंड्रेंस है. किसके लिए हिंड्रेंस है, तो हिंड्रेंस है करंट के फ्लो में हिंड्रेंस. तो हम लोग रेजिस्टेंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, और ओम्स लॉ को आगे बढ़ाएंगे. ओम्स लॉ के साथ हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और क्या होता है रेजिस्टेंस, और कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ.